हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व के भूगोल है, उससे संबंधित आपका जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो ऑलरेडी अपन रिवीजन कर चुके हैं। अब आगे अपन जो आपकी यूनिट नंबर सेकेंड है उसके बारे में कंप्लीट जो रिवीजन है वो करने वाले हैं। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर सेकंड, उसमें आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो आते हैं एशिया का भूगोलिक अध्ययन। एशिया के बारे में अपन भूगोलिक अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी के जितने भी जो आपको यूनिट फर्स्ट है वो पहले करा दिया है, वो आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और फ्री में आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देना, वहाँ से जाकर जरूर से आप PDF को डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, एशिया के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो आपके सामने जो एशिया है उसके कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया विश्व के सबसे गतिशील औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। मतलब एशिया है ना, उसमें आपके सामने बहुत से भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे। एशिया है उसमें काफ़ी भौगोलिक मतलब औद्योगिक क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा। कैसे? हर क्षेत्र एशिया के अंदर एशिया एक ऐसा आपके सामने महाद्वीप है जहाँ पे आपके सामने बहुत विस्तारित क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। जिसमें से आपके सामने सबसे पहले पूरे बात करें आपके सामने पूर्वी एशिया की, तो पूर्वी एशिया जहाँ पे जापान, दक्षिण कोरिया व चीन जैसे आपके सामने देश देखने को मिलते हैं। और ये कैसे देश आपके सामने, ये एशिया के सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। मतलब जितने भी औद्योगिक क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं उसमें से अगर सबसे विकसित अगर औद्योगिक क्षेत्र कोई क्षेत्र का है तो वो कहाँ का है? आप सबको पता होगा, आपके आसपास टीवी होगा, मोबाइल होगा आपके सामने, तो और आपके सामने अगर बाइक है तो वो देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान है वो उसमें तो देखो चीन की पार्ट्स आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना का कोई भी तोड़ नहीं है। जो आप मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हो ये आपके सामने कहाँ का है? चाइना से आया हुआ है। समझ में आ गया? इसके जितने भी पार्ट है इस पर देख लेना आप अच्छे से, मेड इन चाइना लिखा होगा, है ना। बैटरी भी देखते हो उस पर मेड इन चाइना देखने को मिलता है आपके सामने। आप जो लैपटॉप होगा आपके घर में उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा। सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग चाइना में बनती हैं। दक्षिण कोरिया के अंदर आपके सामने सैमसंग जैसी कंपनी है, वो दक्षिण कोरिया की आपके सामने दिखाई पड़ती हैं। जापान जैसा देश है उसके बारे में तो आपको क्या करना, फोर्ड, पैनासोनिक जैसी कंपनियाँ कहाँ के हैं? जापान जैसे देश के हैं। तो ये आपके सामने जो एशिया के सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र में से दिखाई पड़ते हैं, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। जहाँ की अगर अपन बात करें कौन से देश का कौन सा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है आपके सामने। सबसे पहले बात करें जापान की। जापान का जो औद्योगिक क्षेत्र है टोक्यो, योकोहामा और ओसाका काबे, ये कुछ क्षेत्र पड़ते हैं आपके सामने। टोक्यो तो आपको पता है राजधानी है, और जो सामने आपके सामने योकोहामा, ओसाका काबे, ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपके सामने जापान के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके सामने जापान में सबसे ज़्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं? कौन सा? बाइक, है ना, बाइक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। जितनी भी जो फोर्ड है, हेनरी फोर्ड है, उनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था आपके सामने, जो कार इंडस्ट्री है, जो आप कार चलाते हो उस समय, जो कार इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया गया था हेनरी फोर्ड के द्वारा, है ना। वो वहाँ की कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने सामान हैं आपके सामने, मशीनरी वगैरह है, सारी की सारी जो जब दुनिया में आपके सामने सबसे पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, और एशिया में अगर औद्योगिक क्रांति की कहीं पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो कौन सा देश था? जापान था। जापान ने अपने देश के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति को लेकर आया था। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला प्रश्न है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में आपके सामने अगले वाला क्षेत्र आपके सामने दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करें तो सियोल और बेसान दो जगह आपके सामने, जो सियाल है जगह है और जो बेसान जगह है, वो ऐसी दो जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं? उद्योग देखने को मिलते हैं दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया अपने उद्योगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, शिप बिल्डिंग, जो शिप होती है ना आपके सामने, जो समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी जो शिप चलती है जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, उनका निर्माण में भी दक्षिण कोरिया का प्रमुख स्थान है। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जहाँ आपके सामने जापान के बराबर टक्कर देता कौन? दक्षिण कोरिया भी दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? तो जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, और शिप बिल्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक। देखो मैं सीधी बात करूं आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल रट लो, चिप देना आ जाए, लिख के आ जाना, बस आपका काम बन जाएगा। अगले वाले बात करें, अब पूरी दुनिया के सामने जो
अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने के अगर कोई दायमा रखता है, कोई ताकत रखता है, तो वो कौन सा देश है? चाइना। जैसे 21वीं शताब्दी शुरू हुई, किसी देश ने अगर सबसे ज़्यादा प्रगति की, वो कौन सा देश है? चाइना। चाइना ने आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन आया, इलेक्ट्रॉनिक और आपके सामने ऑटोमोबाइल जो ऑटोमेटिक रिवॉल्यूशन आया, जिसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जाता है, चौथी औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसमें सबसे तेज़ी से बढ़त बनाई किसने? चाइना ने। उनकी सरकार, उनकी औद्योगिक नीति और उनके जो सस्ते में जो युवा है उनको उन्होंने बहुत सही तरीके से उपयोग किया। भारत की तरह बेरोजगारी नहीं फैलाई, उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उपयोग करके आज पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजाया, और एकदम सही से दिखाने वाले डाटा बदल कर नहीं, वास्तविक उन्होंने दुनिया के अंदर क्या क्या अपने आप को स्थापित किया। इनके द्वारा परल रिवर डेल्टा है, वहाँ पे इनका औद्योगिक केंद्र दिखाई पड़ता है। गोंद में के अंदर यागची रिवर डेल्टा है, वो संघाई के अंदर प्रमुख क्षेत्र है, और बीजिंग तियानजिन नामक जो जगह है, वहाँ पर आपके सामने क्या है? इनके प्रमुख औद्योगिक केंद्र दिखाई पड़ते हैं। इनके बात करें आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक में, तो आपके सामने इनको सबको पता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक में तो इनके बराबर कोई तोड़ में नहीं है। वस्त्र उद्योग में ये आपके सामने बहुत आगे है। साथ के साथ बाहरी उद्योग होते हैं, उनमें भी इनका बहुत प्रमुख योगदान है। अगर बात करें इस समय की, तो चीन को विश्व की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? दुनिया भर के जितने भी कच्चे माल की उत्पादकता भी चाइना में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और सबसे सस्ती दरों में अगर किसी भी देश को या किसी भी कंपनी को अगर अपना उत्पादन करना होता है, तो वो कहाँ से करवाता है? चाइना से करवाता है। क्यों? एक तो वहाँ की जो सबसे सस्ते मजदूर मिलते हैं, सबसे सस्ता वहाँ पे माल भी मिल जाता है, कच्चा माल, और वहाँ के जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कुशल कारीगर हैं। बहुत आसानी से वो कोई भी काम को क्या कर देते हैं? सबसे सस्ती दरों में कर देते हैं। उनके पास अच्छी तकनीक है, उनके पास अच्छे उद्योग है। अगले वाले की बात करें यूनिट नंबर जो 2 नंबर प्रश्न की, दक्षिण पूर्व एशिया की। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर बात करें आपके सामने, सिंगापुर, मलेशिया व थाईलैंड जैसे देश आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर व विनिर्माण। आज आप ये जो मोबाइल चला रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान चलाते हो, उसमें एक चिप लगती है। आपने देखा हो ना, आईसी, इंटीग्रेटेड, जिसको सर्किट के नाम से बोला जाता है, आईसी के नाम से बोला जाता है। यह समझ लो, आप पूरी दुनिया अगर किसी चीज़ पे चल रही है, अगर एक ताकत जो इस दुनिया को, पूरी दुनिया को चला रही है, वो कौन सी? जो इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप जिसको बोलते हैं ना आप, इंटीग्रेटेड चिप, जो देखो हरी कलर की आती है, थोड़ा उसमें ब्लैक स्पॉट से आते हैं आपके सामने, उसको इंटीग्रेटेड चिप बनती है पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन धातु से बनती है इंटीग्रेटेड चिप, और जो सिलिकॉन धातु वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर निकलता है? सिंगापुर के अंदर। मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश हैं, इनके अंदर ही सबसे ज़्यादा निकलता है सिलिकॉन, और उसी से सबसे ज़्यादा निर्माण होती है। समझ में आ गया? तो इसलिए सिंगापुर हो गया आपके सामने, इस पर सबसे ज़्यादा जो चाइना वो अपनी नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यहीं पर निर्माण होता है इसका। तो ये आपके सामने क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, अर्धचालक व विनिर्माण के अंदर इनका क्या है? अर्धचालक बोला जाता है सेमीकंडक्टर को, और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाने में इन तीनों देशों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगले वाले देशों की बात करें आपके सामने, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में प्रमुख स्थान की बात करें तो आपके सामने नाम आता है भारत का। भारत में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, छोटा नागपुर, पठार, ये कुछ प्रमुख आपके सामने क्या है? वो औद्योगिक केंद्र हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के उद्योगों का निर्माण होता है। बड़े आपके सामने उद्योग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से प्रमुख उद्योगों की बात करें आपके सामने, प्रमुख उद्योग है वस्त्र का उद्योग, सॉफ्टवेयर का उद्योग, ऑटोमोबाइल, भारी उद्योग व सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग। मतलब वस्त्र निर्माण का उद्योग दिखाई पड़ता है, सॉफ्टवेयर निर्माण का उद्योग दिखाई पड़ता है, और ऑटोमोबाइल व भारी जो सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग दिखाई पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख उद्योग हैं, जिन उद्योगों से क्या किया जाता है आपके सामने? इन जगह पर इन सब चीज़ों के उद्योग दिखाई पड़ते हैं। बेंगलुरु आपके सामने, जिनको आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है आपके सामने, और दिल्ली, मुंबई व पुणे हैं, वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है इनको। आपके सामने जो दिल्ली, छोटा नागपुर, पठार है, ये आपके सामने क्या किया जाता है इनमें? इन जगहों पे आपके सबसे ज़्यादा खनिज वगैरह निकलते हैं। कानपुर वगैरह है आपके सामने, जहाँ पर कानपुर हो गया, सूरत हो गया, इसको वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया कौन सा है आपके सामने? जहाँ पर फारस की खाड़ी है, जहाँ पर जो आपके सामने जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, जहाँ पर आपके सामने मुख्य रूप से सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, अरब के जो देश हैं, इनमें आपके सामने खास करके इराक हो गया, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग देखने को मिलते हैं। क्यों? ये कुछ ऐसे देश, इराक से भी बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, जहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो सबसे ज़्यादा निकलती है, और इनसे संबंधित उद्योग दिखाई पड़ते हैं।
जैसे कि पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स हो गए और रिफाइनिंग का काम है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये क्षेत्र उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए जाने जाते हैं। जितने भी जो मैंने आपको क्षेत्र बताए गए ये सबसे अपनी जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, श्रम सरकारी नीतियों के लिए, मतलब सस्ती जो सरकारी नीति उसके लिए जाने जाते हैं, और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के कारण विकसित हैं। मतलब इन सब अगर अपन बात करें, इन सभी जो जितने भी आपके सामने जो अपन ने देश की बात करी है, अलग अलग देशों की, एशिया की, ये अपनी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, जो आप यूरोप और आपके सामने अमेरिकन देशों को टक्कर देते हैं। दूसरी बात है, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, और इस कारण क्या होता है, आपके सामने सबसे सस्ती दरों पर क्या मिल जाते हैं, श्रम या रोजगार करने वाले व्यक्ति भी मिल जाते हैं, सबसे सस्ती दरों पर मजदूर भी मिल जाते हैं। इसकी जो सरकारी नीतियां हैं, सरकार उद्योगों को नियंत्रित रखती है, तो इसलिए उद्योगों में भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी कम देखने को मिलती हैं। साथ के साथ वैश्विक बाजारों तक पहुँच के कारण आज के समय ये सब के सब क्या हो गए हैं, उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित हो गए। आज के समय हर देश और दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्या दिखाई पड़ता है, वैश्विक बाजार है। पहले कोई उद्योग का निर्माण होता था, कोई भी वस्तु का निर्माण होता था और वो उसी देश में उपयोग की जाती थी। आज कोई भी वस्तु का उपयोग होता है, उत्पादन होता है, वो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी बेच सकते हो। यही आज के समय, इसको क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। और आने वाले समय में एशिया है वो पूरी दुनिया पर राज करने वाले उपमहाद्वीपों में से एक। कैसा लगा आपको ये प्रश्न जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे दिखाई पड़ता है उसका क्या भौगोलिक व आर्थिक महत्व, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। प्रश्न की बात करें, ट्रांस साइबेरियन रेलवे यह विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन है, जो रूस के पश्चिमी भाग में मॉस्को से शुरू होकर पूर्वी प्रशांत तट वोल्गोग्राद तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 9,279 किलोमीटर है। पूरी दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, रूस में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है भाई, रूस है वो दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। तो भाई कोई देश, अब एक बात बताओ, कन्याकुमारी से लेकर अपन जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही तो रेल चला सकते हैं, वैसे थोड़ी कोलंबो तक चले जाएंगे अपन, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो जो देश जितना ज़्यादा बड़ा होगा वहीं पर उतना ज़्यादा क्या होगी, जो सड़क निर्माण हो गया है, रेलवे क्षेत्र बिछाया जा सकता है। तो यही इसी के कारण आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ पर बिछाई गई, आपके सामने मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग जगह है, वहाँ पर बिछाई गई है। जो आपके सामने कहाँ से कहाँ दिखाई पड़ती है, आपके सामने मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग से होकर पूर्वी प्रशांत तट के वोल्दिवोस्तोक तक जो जगह है, वोल्दिवोस्तोक नामक जगह है, वहाँ तक ये फैली हुई है। समझ में आ गया आपके सामने। अब इस जो रेलवे लाइन है इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसका जो है पूर्वी व पश्चिमी संपर्क, मतलब पूर्वी रूस को आपके सामने पश्चिमी रूस तक जोड़ने का कार्य करती है। ये विशाल साइबेरियन क्षेत्र को, देखो साइबेरियन क्षेत्र है ना, ये जो रूस है उसका सबसे उत्तरी भूभाग को बोला जाता है। जैसे अपने जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ऐसे ही रूस का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी क्षेत्र वाला जगह है या पश्चिमी क्षेत्र वाला जगह, उसको साइबेरियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या उत्तरी छोर को साइबेरियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये रूस का बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या रहती है, उत्तरी ध्रुव के पास है, तो सबसे ज़्यादा बर्फ भी पड़ती है यहाँ पर। ये विशाल साइबेरियन क्षेत्र को यूरोपियन रूस से जोड़ा जाता है, और जिससे इस विशाल व दुर्गम क्षेत्र की भौगोलिक दूरी कम हुई है। जिससे क्या हो आपके सामने, ये एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, क्योंकि हर समय यहाँ पर आपके सामने क्या दिखाई पड़ती है, बहुत ज़्यादा वो होती है, बर्फबारी वगैरह होती है। लोग इतने ज़्यादा जैसे आप आसानी से यहाँ पर नहीं रहते हैं, या मतलब आसानी से वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो जो आपके सामने रेलवे के माध्यम से इस पहुँच को क्या किया गया है, कम किया गया है। विकास का आधार, इसमें जो साइबेरियन क्षेत्र है ना, वो आपके सामने वहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है। ये मतलब 8 से 9 महीने सर्दी पड़ती है ना। जैसे जम्मू कश्मीर वाला है या लेह लद्दाख वाली जगह है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रूस से सबसे ज़्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सारी रूस का जितना भी प्राकृतिक संसाधन है सारा साइबेरियन क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इसीलिए
जो रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के संसाधन, खनिज, लकड़ी की खोज और उपयोग को संभव बनाया। तो इसने क्या किया, आपके सामने जो ये चीज़ों का निर्माण किया गया है, इससे जो साइबेरियन क्षेत्र है ना, इसमें जो संसाधन है जैसे खनिज हो गया, लकड़ी हो गई, इनकी खोज है उसको आसानी से संभव बनाया। क्यों? रेलवे तक आसानी तक पहुंच बनाई गई है, तो रिसर्च आराम से हो सकती है, कंपनियां आसानी से वहाँ पर पहुंच सकती हैं, मजदूर वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं, लोगों की पहुँच होती है तो कंपनियों के लिए भी आसानी रहती है, जिससे आपके सामने क्षेत्र का भूगोलिक ज्ञान भी हुआ है और विकास भी संभव हुआ है। तो वहाँ तक लोगों की पहुँच बनी है, तो वहाँ पे क्या, उस क्षेत्र का भूगोलिक ज्ञान भी हुआ है और विकास भी संभव हुआ है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, जमीनी रास्ता। ये यूरोप और एशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमि मार्ग प्रदान करता है। इसका क्या फायदा है, ये यूरोप और एशिया है उसके बीच में आपके सामने क्या करता है, एक भूगोलिक मार्ग भी प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे ये यूरोप है और एशिया है, इसके बीच में जो भूगोलिक मार्ग है उसको भी प्रदान करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। इसके बीच में भूगोलिक क्षेत्र है उसमें भी आपके सामने इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यूरोप को एशिया से जोड़ने का कार्य भी करता है, और कोई जगह नहीं और कोई इतनी ज़्यादा आपके सामने ट्रेन नहीं है, क्योंकि रूस है वो सीधा यूरोप से जुड़ा हुआ है ना। तो इससे क्या, जो सीधी जो ट्रेन जोड़ दी गई तो एशिया को यूरोप से जोड़ दिया गया। अगले वाले पॉइंट की बात करें, संसाधन का निष्कर्षण। साइबेरिया में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोयला, लोहा, अयस्क तेल और वन संसाधन और यूरोपीय व रूस के औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच आसान बनाई। मतलब साइबेरिया का मैंने आपको एक ऐसा क्षेत्र बताया जिसमें आपके सामने सबसे ज़्यादा खनिज दिखाई पड़ते हैं, चाहे उसमें कोयला हो गया, चाहे उसमें लोहा हो गया, चाहे अयस्क हो गए। मतलब अयस्क क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो खनिज होते हैं ना, और होते हैं, जैसे मैग्नीशियम निकल गया, जिससे लोहा निकलता है, उसको अयस्क के नाम से बोला जाता है। सीधा खनिज थोड़ी निकलता है, अयस्क निकलता है, उसका और निकलता है जिसको और बोलते हैं इंग्लिश में, फिर उससे खनिज निकलता है। और तेल हो गए, तो ये सारे के सारे खनिज वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन सब खनिजों से क्या होता है, आपके सामने सारे के सारे संसाधन है उनका निर्माण होता है। साथ के साथ वन संसाधनों को यूरोपीय, रूस और औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इससे क्या आपके सामने जो यूरोप के रूस का क्षेत्र है वहाँ, और जो उसके जो औद्योगिक केंद्र है वहाँ तक उसने पहुँच बनाई। मतलब रूस से जो आपके सामने खनिजों को निकाला, और इसके नीचे से क्या किया, रूस ने पाइपलाइन बिछा रखी है, यूक्रेन से होकर जाती है इनकी पाइपलाइन रूस की, जो क्या करती है आपके सामने वहाँ तक रूस है वो यूरोप तक अपने तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज वो उस पाइपलाइन के द्वारा पहुँचाता है। तो यही है आपके सामने इस क्षेत्र तक पहुँच बनी है। तो यूरोप के जो जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं, जिनके पास क्या है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उद्योगों को, तो यूरोप में तेल नहीं मिलता है, खनिज नहीं मिलते इतने ज़्यादा, तो उनको कौन प्रोवाइड करता है सस्ती दरों में, रूस है वो देता है। अगले वाला है औद्योगिक विकास। रेलवे मार्ग के किनारे औद्योगिक बस्तियों और शहरों के विकास को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे आपको पता है भाई रेलवे का निर्माण होता है, तो इससे क्या होता है, उसके किनारे उद्योग भी बसते हैं। क्यों बसते हैं, क्योंकि आपके सामने वहाँ से लोग आ जा सकते हैं। अब लोग आज सबसे भाई कोई भी उद्योग को क्या ज़रूरत होती है, पहले खनिज की, फिर क्या होती है, लोगों की ज़रूरत होती है ताकि वो उस उद्योग को चला सकें। तो खनिज तो मिल जाते हैं साइबेरिया के क्षेत्र में, लेकिन क्या नहीं मिल पाता था आपके सामने, मजदूर या काम करने वाले लोग नहीं मिल पाते थे। तो अब क्या हो गया, रेलवे मार्ग बन गया, तो वहाँ पर आसानी से मजदूर मिलने लगे, आप आसानी से काम करने वाले व्यक्ति है, श्रमिक है, वो मिलना शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार के जो औद्योगिक बस्तियाँ हैं जो उस समय निर्माण नहीं हो पा रही थी, अब वो औद्योगिक बस्तियाँ उनका निर्माण होना शुरू हो गया है। और उस जो किनारे हैं, जो रेलवे के लाइन के मार्ग हैं, उसके किनारों पे अलग अलग प्रकार के शहरों का भी विकास हुआ है। अगले वाला पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य। यूरोपीय व एशिया बाजारों के बीच में व्यापार के लिए एक रास्ता व कुशल परिवहन के मार्ग को प्रदान किया। मतलब यूरोप और एशिया के जो बाजार हैं उनके बीच में यूरोप का व्यापार का एक रास्ता बना है। मतलब जो यूरोपीय और जो एशिया के जो बाजार होते हैं उनमें क्या है, आपके सामने एशिया के पास खनिज है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं आपके सामने, है ना। और यूरोप के पास क्या है, अच्छी तकनीक है, अच्छे उद्योग है, तो उनको खनिज की जरूरत होती है यूरोप वालों को, और एशिया के पास खनिज है, वो उनको किसी को बेचना होता है। तो इससे क्या होता है, यूरोप और एशिया के जो बाजार हैं उनके बीच में क्या बन गया, एक बहुत ही अच्छा गठबंधन बन जाता है, एक बहुत ही अच्छे आपके सामने सामंजस्य बनता है। इससे क्या होता है, इस
जो उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक मार्ग की ज़रूरत होती है, एक परिवहन की ज़रूरत होती है। क्यों? खनिज कहीं तक पहुंचाना है, मजदूर श्रमिक वहां तक पहुंचाने हैं, तो कैसे पहुंचाओगे आप? या कोई तकनीक को लेकर आना है तो किसके माध्यम से? किसी परिवहन के माध्यम से लेकर आओगे। और सबसे सरल और सुगम माध्यम कौन सा होता है? रेलवे माध्यम होता है। तो यही है, इस रेलवे माध्यम ने क्या किया, आपके सामने जो परिवहन के मौके दिए हैं, जिससे क्या हो, आपके सामने सबसे जल्दी व कुशल तरीके से लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच रहे हैं। अगले वाला पॉइंट है कृषि का विकास होना। साइबेरियन मैदानों में कृषि उत्पादकों को बाजार तक पहुंचने में मदद की है। मतलब साइबेरियन का जो क्षेत्र है वहाँ पे जिस जिस प्रकार के आपके सामने, चाहे नॉन वेज हो गए, चाहे वेज हो गया, या कृषि उत्पादन हो गए, जो जो चीज़ें आपके सामने वहाँ पर जो उगती हैं, कृषि होती है, उनको भी अब पूरी दुनिया में क्या मिल गए? बाजार मिल गए। और इसके कारण क्या हो गया आपके सामने, वो वहाँ पर जो लोग हैं वो रहने के लिए अब क्या है? उत्साहित हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं, उनको भी अब मुनाफा धीरे धीरे होने लग गया है। अगले वाला पॉइंट है रणनीतिक महत्व। रूस के लिए पूर्वी सीमाओं पर सैन्य व रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब रूस के लिए आपके सामने जो पूर्वी सेना है, वहाँ पर आपके सामने उसको पता है भाई वो यूरोप है, यूरोप के साथ उसकी क्या है? व्यापारीय संधियाँ तो हैं, लेकिन वो नाटो से क्या करता है? डरता भी है। इसीलिए क्या करता है? रूस भी आपको पता है एशिया का सबसे ताकतवर देश है ना? तो उसको अपने सैन्य संगठनों या अपने जो सेना है उसको वहाँ पर जो पूर्वी सीमा है वहाँ तक पहुँचने के लिए, आसानी से पहुँचने के लिए भी क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। और वो परिवहन कौन प्रोवाइड कराता है आपके सामने? ये जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो आपके सामने क्या करती है? उनको आसानी से पहुँच देने का कार्य करती है। तो ये था वीडियो, आपके सामने कैसा लगा? चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।